नीतीश कुमार को खास करके बेचैनी हो गया मुसलमानों से। मुसलमान वोट नहीं देता। क्यों देगा भाई तुमको वोट? तुम कल के डेट में भाजपा के गोद में जाके बैठ जाते हो, क्यों देगा वोट? तुम वोट के लिए जो मांगते हो, वोट क्यों देगा तुमको? तुम आज इधर कल उधर, तुम्हारा कोई एक स्टैंड नहीं है। आप पहले अपना स्टैंड क्लियर करो। बीपीएससी के चेयरमैन को तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, एकदम तुरंत उनको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। प्रशांत किशोर सिर्फ मत बोलिए, गुमराह मत कीजिए। प्रशांत किशोर पांडे है, इसको भाजपा प्लांट किया है। दो ही जगह ये जाता है, आप साफ सीधा स्पष्ट सुन लीजिए। पहला मुसलमान एरिया में जाएगा ये, और दूसरा यादव बहुल क्षेत्र में जाएगा। तो सीधे डायरेक्ट, कोई बिचौलिया बीच में नहीं। 2500 रुपया माँ बहन मान्य योजना के तहत हमारे नेता ने घोषणा कर दिया है कि 2500 रुपया डायरेक्ट उनके खाता में जाएगा। यही संकल्प लिया है कि 2025 में किसी भी तरह से बिहार के अंदर एक नया ऊर्जावान युवा को ला करके तख्त नशीन करना है, और वो युवाओं के हक की बात करेगा कि बीपीएससी परीक्षा को लेकर के जिस तरह से मामला चल रहा है, तो इसमें लाठीचार्ज करवा दिया, इतनी ठंडी में पानी का बौछार कर दिया, और इस तरह से परेशान किया गया, मर्मरता से एकदम मारा गया है। अच्छा, आप इतना जो आरोप लगा रहे हैं, तो फिर आप लोगों की बात को सुनी क्यों नहीं जाते? यहाँ तक कि तेजस्वी यादव ने लेटर लिखा है इस मामले पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आया है। तो अब चाचा का टाइम चला गया, अब भतीजा की बारी है। भतीजा को गद्दी सौंपे और युवाओं को एकदम भरपूर एकदम मान सम्मान मिलने का काम करेगा राजद। स्वागत है आपका दोस्तों केडीबी लाइव में। मैं हूं फिरदौस गनी। 2024 कैसा बीता, 2025 में क्या होने वाला है, इसी मुद्दों को लेकर के, इसी बातों को लेकर के अभी हम यहाँ पर आए हैं रेहान अहमद के पास, जो कि राजद अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला प्रधान महासचिव हैं, और इनसे हम इस बारे में चर्चा करेंगे कि 2024 इनका कैसा बीता, 2025 में क्या होने वाला है। और सबसे पहले रेहान अहमद साहब, आपका केडीबी लाइव में बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आपके तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। रेहान अहमद साहब, सबसे पहले आप 2025 की क्या मुबारकबाद पेश करना चाहेंगे अपने किशनगंज वासियों को, क्योंकि आप राजद अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला प्रधान महासचिव हैं, तो आप क्या मुबारकबाद देना चाहेंगे? जी, मैं तमाम किशनगंज के आवाम को और प्रदेशवासियों को और देशवासियों को नए साल का, नव वर्ष की 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई, मुबारकबाद पेश करता हूं। आशा करता हूं कि आपका ये साल आपके जीवन में खुशियां भर दे, यही आशा और आकांक्षा है, और आप लोग सकुशल रहें, स्वस्थ रहें, ये मेरी शुभकामनाएं हैं आप तमाम लोगों को। जी, 2024 ख़त्म हो गए हैं, ख़त्म होने को है, कुछ ही घंटे रह गए हैं मात्र। तो 2024 कैसा बीता आपका? रेहान अहमद का चाहे सियासी सफ़र हो या फिर निजी सफ़र हो, खट्टी मीठी कुछ ऐसी यादें, कुछ ऐसी चीज़ जो आप शेयर करना चाहें? 2024 बढ़िया ही बीता, लेकिन संघर्ष करते रहना चाहिए। इंसान को संघर्ष से पैर पीछे नहीं करना चाहिए। 2024 में संघर्ष किया, और संघर्ष रहा 2024 का पूरा साल, और उम्मीद करते हैं कि 2025 में इसका फलस्वरूप कुछ मिले, और आगे भी संघर्ष लेकिन छूटना नहीं चाहिए। ये मेरे तमाम लोगों से और नवयुवक को खास करके एक संदेश है कि संघर्ष करते रहिए जीवन में, और फल का परिणाम, फल जो मिलने वाला है, तो उसकी चिंता बिना किए आप संघर्ष करते रहिए। ऊपर वाला ईश्वर अल्लाह आपके साथ होगा। आप मेहनत कीजिए, कर्म कीजिए और फल की चिंता छोड़ दीजिए। तो कहते हैं कि जो सफलता का राज है, जो सफलता का रास्ता है, वो संघर्ष होते हुए गुजरता है। अगर आप संघर्ष करेंगे तो ज़रूर सफलता मिलेगी, अगर आप संघर्ष नहीं करना चाहेंगे तो सफलता आपसे दूर चली जाएगी। तो खैर, ये तो रही इस संघर्ष की बात। अब रेहान अहमद साहब से ये पूछना चाहेंगे कि 2025 में आपका क्या अज़्म है, क्या प्लान है 2025 में करने के लिए, क्या करना चाहेंगे 2025 में? क्या ऐसा चीज़ मन में लिए हुए हैं कि नहीं, ये चीज़ हमको 2025 में करना है, चाहे सियासी सफ़र पे हो या फिर निजी सफ़र पर? नहीं, ऐसा तो बहुत सारा चीज़ है। फ़िलहाल एक ही संकल्प लेकर के आगे बढ़ रहा हूँ। राजनीति में बहुत कम उम्र से शुरुआत कर दिया, और मेरे वालिद भी 4 बार के पार्षद रहे, शमसुज़्ज़मा और पप्पू साहब जो मेरे वालिद हैं। तो
तो एक राजनीतिक देखते आया हूँ, एक राजनीतिक परिवार से बिलोंग करता हूँ, वालिद भी, लेकिन राजनीतिक ना करके मैं इसको एक, हम लोग तो राजनीतिक कोई बहुत बड़ा यहाँ कुछ किए नहीं है, लेकिन कम से कम समाज सेवा का जो भाव है वो बिना पक्षपात के, बिना मतलब कौन कहाँ से आ रहा है नहीं आ रहा है, बिना इसकी चिंता किए कौन मेरा वोटर है नहीं है, बिना इसकी चिंता किए हम लोग समाज सेवा का एक भाव रखते हैं और कम से कम उसी पे अडिग रहें। ऊपर वाला हमको इस पे आगे इसी रास्ते पे चलने की तौफीक दे, तो इसी पे सोचता हूँ कि ऐसा ही समाज सेवा करता रहूँ 2025 में भी, आगे भी समाज के लोगों के जनहित का मुद्दा को उठाता रहूँ और अपने वार्ड के, खास करके किशनगंज नगर परिषद अंतर्गत वार्ड नंबर 16 जहाँ मेरा निवास है, यहाँ के लोगों का समस्या जो भी हो इसको लेकर के मैं बहुत मुखर रहता हूँ, चाहे वो नगर परिषद के द्वारा हल करवाने का मामला हो या विधायक के पास जाके हल करवाने का मामला हो या सांसद महोदय के पास जाकर के हल करवाने का मामला, तो इसके लिए कार्यरत रहता हूं। ऐसा कोई भी चीज़ रात के 12 बजे भी ज़रूरत पड़ता है तो मैं इस चीज़ के लिए खड़ा रहता हूं। तो अब रेहान अहमद साहब एक चीज़ और आपसे पूछना चाहेंगे कि राजनीति को आपने चुना, चाहे उसको राजनीति बोला जाए या फिर समाज सेवा बोला जाए, तो राजनीति में आने से पहले और जब आप राजनीति में कदम रख रहे थे तो क्या ऐसा चीज़ आपने देखा किशनगंज में कि यह हमको, अगर हम राजनीति में आए तो इस चीज़ को बदल करके रख देंगे, ऐसा कुछ प्रेरणादायक कोई ऐसी चीज़ है जो आप शेयर करना चाहेंगे? देखिए, एक सिंपल साधारण, मैं अलीगढ़ से मेरी शुरुआती शिक्षा हुई, 10वीं क्लास तक मैं वहीं से पढ़ा, फिर कोटा चला गया, 11-12 वहाँ से मेरी शिक्षा हुई, फिर मैं कोलकाता से बीटेक किया सिविल से, फिर एमटेक भी उसी सेम कॉलेज से किया स्ट्रक्चर से। तो राजनीति तो कुछ सोचना नहीं था वैसा कि राजनीति में आऊँगा, ऐसा कुछ करूँगा, ऐसा कुछ वैसा सोच लेके नहीं था मन में, लेकिन कहीं ना कहीं एक ये थी कि हम लोग सेकुलरिज्म, और मेरे वालिद का एक बहुत बड़ा प्रभाव मेरे ऊपर रहा कि हम लोग हमेशा सेकुलरिज्म की तरफ, और ख़ास करके हम लोग का झुकाव रहा राष्ट्रीय जनता दल के तरफ, जो हम लोग का शुरुआती दौर से हम लोग का झुकाव राष्ट्रीय जनता दल के ही तरफ रहा। तो इस कारण से एक मन में था कि समाज सेवा का एक भाव था ही, घर में देखते थे कि गरीब को, चाहे वो ठंडे के मौसम में कंबल वितरण हो या इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको उजागर करना उचित नहीं होता है, क्योंकि कोई मजलूम, अगर कोई ज़रूरतमंद को आप मदद कर रहे हैं तो इसका कतई ये मकसद नहीं है। मेरे वालिद भी ये सिखाया कि आप एक कुछ दो तो उसकी तस्वीर, इस सब चीज़ों से। लेकिन आज की राजनीति कुछ बदल सी गई है कि कुछ चीज़ें दिखानी पड़ती है, बतानी पड़ती है। तो राजनीति का सफ़र बस राष्ट्रीय जनता दल में आया और कहीं नहीं, और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला अगर हयात से रखा तो देखते हैं आगे राजनीति सफ़र इसी पार्टी में तय करना है। और संकल्प तो इस बात का, हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता हैं, हम लोग संकल्प इसी बात का लिए हुए हैं कि 2025 के आम चुनाव में, बिहार के आम चुनाव में तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री की गद्दी पे बैठाना है, क्योंकि वो तेजस्वी यादव ही वो शख्स है, लालू यादव का बेटा, जिसने वो नौकरी, लाखों नौकरी देने का काम किया हो। और आप देखते होंगे जब वो हमारे तेजस्वी जी पे लोग बोलते हैं कि 5-5 डिपार्टमेंट संभाला, तो 5-5 डिपार्टमेंट संभाला, तो ये चीज़ की जानकारी होनी चाहिए लोगों को कि जब वो स्वास्थ्य विभाग के मंत्री थे तो स्वास्थ्य विभाग के मंत्री होने के दौरान जब 203 दवाइयाँ मुफ्त थी, लेकिन जब हमारे तेजस्वी जी स्वास्थ्य विभाग के मंत्री बने तो उसी 203 दवाई को बढ़ा करके 600 कुछ तक ले जाने का काम किया, जो आप सदर अस्पताल में आज देखने का काम करते हैं। तो अनगिनत नौकरियां दिया हर सेक्टर में। तो यही नीतीश जी बोलते थे, वो तो पुराना हो गया कि भाई कहाँ से लाएगा, बाप के यहाँ से लाएगा, माँ देगी इसकी, इस तरह का अभद्र शब्द बोलते थे, लेकिन यही नौकरी देके सिद्ध करने का काम किया हमारे नेता ने। तो हम लोगों ने यही संकल्प लिया है कि 2025 में किसी भी तरह से बिहार के अंदर एक नया ऊर्जावान युवा को ला करके तख्त नशीन करना है, और वो युवाओं के हक की बात करेगा। और जिस तरह से एक खास करके मैं अपनी माताओं बहनों को बताना चाहता हूं कि 2500 रुपया महीना, मेरी माँ बहनें गौर से सुन ले, अगर महागठबंधन की सरकार और हमारे तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनते हैं तो सीधे डायरेक्ट, कोई बिचौलिया बीच में नहीं, 2500 रुपया माँ बहन मान्य योजना के तहत हमारे नेता ने घोषणा कर दिया है कि 2500 रुपया डायरेक्ट उनके खाता में जाएगा। और वो
गैस सिलेंडर की जो बात है, इन सब चीज़ों पे भी बात डिस्कशन चल रहा है। और जो वृद्धा पेंशन था और जो दिव्यांग का था उसको भी 400 से बढ़ा करके 1500 देने का हमारे नेता ने एक ऐलानिया कर दिया है। और इंशाअल्लाह ऊपर वाले से मुझे उम्मीद है कि इस बार हम लोग कहीं ना कहीं बिहार के अंदर तख्ता पलट होगा और हमारे नेता मुख्यमंत्री की गद्दी पे बैठेंगे। तख्ता पलट होगा और नीतीश तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे, ये आप लोगों का अज़म है। तो वहीं पर आपके जो अभी सत्ता पक्ष जो है, आपके चाचा जी नीतीश जी, उनके पार्टी के लोग कह रहे हैं कि 2025 फिर से नीतीश प्लस 225। कैसे आप लोग फिर उसको पार कर पाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये जदयू वाले और दिगर लोगों को जो एनडीए के गठबंधन में है अभी, उनको तो सबसे पहले चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। ये बोलते हैं नीतीश जी और उनके पार्टी के लोग कि ये सेकुलरिज्म के मानने वाले हैं, और ये जिस तरह से ये बात बोलते हैं, अभी आप देख रहे होंगे गर्दनी बाग के अंदर जिस तरह से धरना प्रदर्शन चल रहा है छात्रों का कि बीपीएससी परीक्षा को लेकर के जिस तरह से मामला चल रहा है, तो इसमें लाठीचार्ज करवा दिया, इतनी ठंडी में पानी का बौछार कर दिया और इस तरह से परेशान किया गया, मर्मरता से एकदम मारा गया है। तो राष्ट्रीय जनता दल तो डिमांड अपना रख दिया है, हमारी 4 मुख्य डिमांड है और हम लोग अभ्यर्थी के साथ एकदम कंधा से कंधा मिला के खड़े हैं बीपीएससी अभ्यर्थी के साथ, जिस पे जुल्म और जातीय नीतीश कुमार की तानाशाह सरकार कर रही है। तो हमारा पहला डिमांड है कि पुनः आप परीक्षा करवाइए। सबसे पहले तो पुनः री एग्जामिनेशन होना चाहिए। उसके बाद हमारा दूसरा जो डिमांड है कि बीपीएससी के चेयरमैन को त्वरित अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, एकदम तुरंत उनको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। और जो हमारा तीसरा डिमांड है कि आप नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को रद्द कर देना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए, और ये नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को समाप्त कर दें और एक निष्पक्ष फिर से पुनः एक बार बीपीएससी की परीक्षा करा के छात्रों की मांग को मान लेना चाहिए। अगर नीतीश कुमार के अंदर थोड़ा भी शर्म बचा है, अगर मुख्यमंत्री के अंदर थोड़ा भी शर्म बचा है, तो छात्रों पे लाठी चलवाना बंद करे, अन्यथा ये जब ये युवा जागा है, आप देख रहे होंगे कि तख्ता हिल गया है। तो जब भी ये युवा को इस तरह से ललकार रहे हैं नीतीश कुमार और इनकी ये प्रशासन, निकम्मी प्रशासन, जो सिर्फ गरीब मजलूम और जो बेकसूर है उसको दारू के नाम पे जेल भरने का काम करते हैं और खाना पूर्ति का काम करते हैं। आप जाके चेक करने का काम कीजिए कि किस तरह से किस वर्ग के लोग थाना के अंदर और जेल के अंदर बंद हैं। कोई बेल कराने वाला नहीं है, परिवार सक्षम नहीं है। अच्छा, आप इतना जो आरोप लगा रहे हैं, तो फिर आप लोगों की बात को सुनी क्यों नहीं जाते? यहाँ तक कि तेजस्वी यादव ने लेटर लिखा है इस मामले पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आया है। तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों को सीरियस नहीं लेता हो, आप लोगों को हल्का समझता हो कि आपका एक लेटर का जवाब भी नहीं। अरे भैया पत्रकार महोदय, आप एक चीज़ बताइए, आज इस कुर्सी पे, मुख्यमंत्री की कुर्सी पे नीतीश कुमार बैठे हैं। हम तो मांग, डिमांड, आंदोलन ही कर सकते हैं ना। मानना नहीं मानना तो उनके ऊपर है ना। वो नहीं मानेंगे तो सत्ता से बेदखल तो ऐसे भी होना ही है। अब वो हमारे चाचा, हमारे नेता बोलते हैं चाचा अब टायर्ड हो गए हैं, तो अब उनको रिटायर्ड भी हो जाना चाहिए। तो अब चाचा का टाइम चला गया, अब भतीजा की बारी है। भतीजा को गद्दी सौंपे और युवाओं को एकदम भरपूर, एकदम मान सम्मान मिलने का काम करेगा। राजद की सरकार आने दीजिए, महागठबंधन की सरकार आने दीजिए। इंशाअल्लाह हम लोग मजबूती से सबके साथ, युवाओं के साथ साथ हम लोग महिलाओं के साथ, पिछड़े वर्ग के साथ, अति पिछड़े वर्ग के साथ, SC ST OBC तमाम लोगों के साथ हम लोग एकदम मजबूती से खड़े। और ख़ास करके आप देख लीजिएगा, हमारे नेता ने बोलने का काम किया है। आज जो ये प्रशासन का रवैया, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। जब हम 17 महीने सरकार में थे तब भी आप पूछने आते थे तो हम अपने दिल की बात आपको बताते थे कि ये प्रशासन किसी का नहीं सुनता है, एक विधायक का नहीं सुनता है, सांसद का नहीं सुनता है। ये मोनोपोली नीतीश कुमार, डायरेक्ट ये पटना से डील होता है और जो मन मर्जी आता है वो ये प्रशासन करने का काम करता है। तो एक बार सरकार बन जाने दीजिए, तो ऐसे बेलगाम अधिकारी और पदाधिकारी पे भी अंकुश लगेगी। और कैसे लगेगी? कैसे आपकी सरकार बन जाएगी? तो कैसी कोई ऐसा रोड मैप है? अरे रोड मैप, सरकार बन तो जाने दीजिए, बनने के बाद ही पता चल जाएगा आपको जनाब कि एक चीज़ मान के चलिए कि जो शासन प्रशासन होता है वो मजबूती से चलता है।
हमारे नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी कहे कि शासन प्रशासन डुलमुल नहीं चलता है, वो रौब से चलता है। और हमारे नेता ने, तेजस्वी यादव जी ने इस चीज़ को कहीं ना कहीं सिद्ध करके दिखाया है। अगर हमारे नेता को गृह मंत्रालय मिला होता तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो इस तरह से बेलगाम अधिकारी और जिस तरह से भ्रष्टाचार और जिस तरह से अपराध, इस सब पे अंकुश लगने का काम होगा इंशाल्लाह। सरकार आने दीजिए, फिर इंशाल्लाह इस पे बात हम लोग देखें। तो आपका कहने का क्या मतलब है कि जो प्रशासन है, जो अधिकारी है, वे नीतीश कुमार की सुनते नहीं हैं? तो जब नीतीश कुमार की सुनते ही नहीं तो नीतीश कुमार के अंदर में वो ऐसा पावर नहीं है कि प्रशासन को चूज? कौन बोला नीतीश कुमार की नहीं सुनते? नीतीश ही कुमार की सुनते, और नीतीश ही कुमार ना डंडा खिलवा रहे हैं। नीतीश कुमार ही तो जनता से बदला निकाल रहे हैं। नीतीश कुमार को खास करके बेचैनी हो गया मुसलमानों से। मुसलमान वोट नहीं देता, क्यों देगा भाई तुमको वोट? तुम कल के डेट में भाजपा के गोद में जाके बैठ जाते हो, क्यों देगा वोट? तुम वोट के लिए जो मांगते हो, वोट क्यों देगा तुमको? तुम आज इधर कल उधर, तुम्हारा कोई एक स्टैंड नहीं है। आप पहले अपना स्टैंड क्लियर करो, क्यों देगा वोट भाई? जैसे आपने बताया कि छात्रों के हम लोग साथ हैं, छात्रों के साथ हैं, और सरकार आएगी तो उनके हित में काम किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप पर भी आरोप लग रहे हैं कि अभी आप विपक्ष में हैं तो आप छात्रों के साथ हैं, जब सत्ता में आ जाते हैं तो आप लोग भी छात्रों के खिलाफ हो जाते हैं, उनकी भी नहीं सुनते, छात्रों की नहीं सुनते। तो क्या कहना चाहिए? सरासर बेबुनियाद है। राष्ट्रीय जनता दल कभी छात्र के खिलाफ हो ही नहीं सकती। हमारे नेता, जिस पार्टी के नींव रखने वाले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे पार्टी के लालू प्रसाद यादव जी, वो छात्र आंदोलन के प्रतीक हैं। वो छात्र आंदोलन से ही निकले हुए हैं। वो छात्रों के दिल की बात को जानते हैं। वो गरीब गुरबा बहुत मजलूम परिवार से, बहुत पिछड़े परिवार से उठ के आने वाले, तो वो तमाम चीज़ों को देखते हैं। हमारे नेता उस चीज़ को रीड कर रहे हैं, तो हम लोग कभी छात्र विरोधी नहीं हो सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और आपसे पूछना चाहेंगे कि नीतीश कुमार अभी बिहार के मुख्यमंत्री है, और आप लोग भी चाहते हैं कि नहीं हम भी सरकार बनाएं, और आप लोग अभी नीतीश कुमार के खिलाफ बोल रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार अगर फिर से पलटी मार ले तो फिर आप लोगों का मुंह बंद हो जाएगा खिलाफ बोलना? भैया, हमारे नेता ने साफ सीधा स्टेटमेंट कर दिया है कि अब नीतीश कुमार को लेना मतलब अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना। अब आप देख लीजिए उधर नीतीश कुमार अब क्यों बेचैन है, बात समझिए। नीतीश कुमार महाराष्ट्र कांड देख चुके हैं। ये फडणवीस जी को जो अभी मुख्यमंत्री बनाया गया है, और उनका क्या नाम था जो मुख्यमंत्री पद से हटे, एकनाथ शिंदे जी, तो वही एकनाथ शिंदे नहीं हो जाए। एक था हमारे एक बड़े भाई हैं पार्टी में, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, वो बोलते एक था नीतीश हो जाएगा। वही देखिएगा, वो जो बोलता है ना 2025 एक था नीतीश हो जाएगा, लिख के बता रहा हूँ। 2025 का चुनाव आने दीजिए, एक था नीतीश हो जाएगा। तो आप लोग फिर सिरे से काहे अब खारिज कर रहे हैं कि नहीं अब नहीं लेना है नीतीश कुमार को? क्या ऐसा मतलब कमी देखी? अरे अब फूका कारतूस है भैया, फूका कारतूस। अब वोट ही नहीं बचा। वो तो भाजपा के समझिए रहमो करम पे मान लीजिए, जो हकीकत बात है, जो भी वोट है वो भाजपा के पास है। अब वोट ही नहीं नीतीश कुमार के पास बचा। वो तो बस गठबंधन में मैनेज करके और मैनेजिंग पावर से वो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं इस बार सफल हो गए। तो उनका आखिरी कुछ दिन पहले ही आरजेडी के एक नेता भाई वीरेंद्र, उनका बयान आया कि नीतीश कुमार अगर चाहे तो हम लोग वेलकम करेंगे, दरवाजा खुले। अरे हम देखिए, पार्टी के 1000 वर्कर है, 1000 नेता है, हम फॉलो एक ही को करते हैं, आदरणीय तेजस्वी यादव जी। उनका कहा हुआ पे ही हम लोग चलते हैं और उनको मान के ही चलते हैं। नेता ने बोल दिया कि अगर वो आते हैं तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा, तो हम लोग यही स्टैंड लेके आगे चल रहे हैं। अच्छा, अभी एक और राजनीतिक पार्टी है प्रशांत किशोर की, जनसुराज। क्या लगता है कि वो लोग खेल बिगाड़ रहे हैं क्या आरजेडी का? अभी छात्रों ने जिस तरह से गाली गलौज तक कर दिया, हाईजेक करने आए थे छात्र का आंदोलन, आप देखे कि नहीं देखे? देखे वो देखे कि दिखाना कंबल उम्बल सब देखे। अरे कंबल उम्बल देखे। ये प्रशांत किशोर पांडे बोलिए इसको, ये प्रशांत किशोर सिर्फ मत बोलिए, गुमराह मत कीजिए, प्रशांत किशोर पांडे है। इसको भाजपा प्लांट किया है, 2 ही जगह ये जाता है, आप साफ सीधा स्पष्ट सुन लीजिए। पहला माइनॉरिटी बेल्ट में मुसलमान एरिया में जाएगा ये, और दूसरा यादव बहुल क्षेत्र में जाएगा। इसको टोपी लगा करके मुसलमानों का गमछा पहन करके जाते हैं। अरे भैया, ये पत्रकार महोदय, ये जो टोपी है ये पहनाने वाला टोपी है,
ये वो टोपी नहीं है, मोहब्बत वाली टोपी नहीं है, ये टोपी पहनाने वाला काम करते हैं। और ये प्रशांत किशोर नहीं है, ये समझ लीजिए ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट है, जो रणनीतिकार है, और ये पॉलिटिक्स का बहुत माहिर खिलाड़ी है। तो ये बिहार में भाजपा का बैकिंग करने, हम इसका नाम भी लेना नहीं चाहते, भाजपा को मदद पहुंचाने सीधे से, ये कहीं ना कहीं इनकी मंशा है। भाजपा इसको फंडिंग कर रही है। आप देख रहे होंगे पूरे बिहार भर के अंदर भैया इतना गाड़ी चल रहा है, इतना फ्लैक्स, ये वो, ऑफिस फुल फ्लेज में, रुपया कहाँ से आ रहा है? वो बोल रहे हैं कि 100 करोड़ रुपए लेते हैं एक रणनीति बनाने के लिए। अरे 100 करोड़ लेते हैं तो उसको सादा में दिखाया है कि नहीं? खैर दिखाया नहीं दिखाया, उन सरकार ही उनकी है। अब मोदी जी ऊपर बैठ के बोल रहे हैं कि करवाओ, तो फिर भाजपा का तो वैसे भी ABCD टीम आप जानते हैं। तो भाजपा रावण स्वरूप है, भाजपा का एक दिखाने का कुछ और है, 10 सिर पीछे से काम करता है। भाजपा इसी रणनीति पे काम करती है। क्या लगता है कि कितना असर होगा प्रशांत किशोर की वजह से आप लोगों को? कितना नुकसान होगा, कितना इफेक्ट पड़ेगा? लाइटली ले रहे हैं हम लोग, बहुत ऐसे लाइटली ले रहे हैं। पहली बार चुनाव लड़े, 10% वोट लिया, 4 विधानसभा। भैया ये कोई नया पार्टी लॉन्च थोड़े हुआ है, हर बार पार्टी लॉन्च होता है, हर बार पार्टी समाप्त हो जाता है। आइए 25 का चुनाव आने दीजिए ना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और उपचुनाव तो सरकार के प्रभाव में ही होता है। उपचुनाव कभी भी आप देखें कि सरकार के खिलाफ मैंडेट चले गया, सरकार जो होती है, जनता बोलती है कि चलो, एक मैसेज भी दे देती है कि कैंडिडेट चेंज करो, एक मैसेज भी रहता है कि अभी हरा देंगे, कुछ महीने की अब सरकार बची है, कुछ भी फंड आ जाएगा भाई क्षेत्र के विकास के लिए। तो जनता बुद्धिमान है, जनता निर्णय लेना जानती है। 25 में देखिए 2020 का चुनाव तो मात्र हम लोग 11-12 हज़ार वोट से हमारी गठबंधन पीछे रह गई थी। इंशाल्लाह इस बार वो आंकड़ा कहीं बहुत आगे चला गया है भाई। 2500 का घोषणा होने से ये नीतीश कुमार और भाजपा के पेट में दर्द हो गया है। कितना आगे जाएगा? नीतीश कुमार का की जो JDU है वो बोल रहे हैं 2025 225। आपका कितना आंकड़ा है? देखिए हम लोग सेफोलॉजिस्ट तो नहीं है, राजनीतिक में कोई ऐसा गिनती तो नहीं, हम तो छोटे क्षेत्र से और आम वर्कर है, हम तो बिहार भर घूमे भी नहीं है भाई। तो आप मेरे से आंकड़ा पूछेंगे तो ये तो मेरी बहुत ज़्यादा, ये छोटा मुँह बड़ी बात। तरफ से कोई आंकड़े आए कि नहीं? अरे भाई हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं स्पष्ट बहुमत से, और उससे पहले जो अभी 9-10 महीने का कार्यकाल बचा है, जनता के तमाम मुद्दों को उठाने का इसी तरह से काम करते रहेंगे, सड़क से सदन तक। सड़क से सदन तक। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप KDV लाइव में समय देने के लिए। रेहान अहमद साहब, जो कि राजद अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला प्रधान महासचिव हैं। हम दोनों के बीच में जो भी बातें हुई है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में सभी तरीके से अपनी बात रख सकते हैं। जी हाँ, आपका अलग राय हो सकता है, सबका अलग राय होते हैं। आपका इस पर क्या नज़रिया है, आप अपना नज़रिया पेश कर सकते हैं। और मैं हूं फिरदौस गनी, आप देख रहे थे KDV लाइव। मेरे सहयोगी हैं नियाज अहमद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।